हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज है 1 जनवरी 2019। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरेनियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिया करंटली जो अपने यूरेनियम के इंपोर्ट्स है वो 3 नेशन से करता है। सबसे पहले कज़ाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर रशिया। एंड कुछ और नेशंस हैं जैसे मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अभी टॉक्स चल रही हैं, लेकिन जो डील है वो फाइनल नतीजों पर नहीं पहुंची। डोमेस्टिकली भी इंडिया में यूरेनियम कई जगह पाया जाता है, जैसे जादूगुड़ा माइंस हैं झारखंड में, तुमलपल्ली माइंस हैं आंध्र प्रदेश में। एंड जो कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पर आशंका है कि यूरेनियम मिल सकता है वो है मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो इनको अपने दिमाग में रखना है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज ट्रीटी ऑफ पेलनडावा। तो ट्रीटी ऑफ पेलनडावा को अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन ट्रीटी भी बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अफ्रीकन जो नेशंस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी ऐसी कंट्री को हम अपना यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं उनको ऑब्लाइज नहीं करते। तो क्योंकि इंडिया ने NPT नहीं साइन किया हुआ, तो इसी कारण जो इंडिया है वो यहाँ से जो अपना यूरेनियम है वो प्रोक्योर नहीं कर पा रहा। इसीलिए इंडिया इज़ ट्राइंग कि वो जो नेशंस हैं जैसे नामीबिया है एंड और जो दूसरे नेशंस हैं जहाँ पे यूरेनियम की अवेलेबिलिटी है उनसे इंडिविजुअली डील करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका लेड ट्रीटी है, तो उनका बेसिक एजेंडा यही है कि अफ्रीकन यूनियन की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए जो वो नेशंस हैं वो इंडिविजुअली भी ऐसा कोई करार ना करें। तो ट्रीटी ऑफ पेलनडावा यूरेनियम के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC। तो काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये बेसिकली क्या है, एक लिस्ट बनाई गई थी जो भी इंडियन सिटीजन्स थे असम में, 1951 में बनाई गई थी बेसिकली ये फर्स्ट टाइम। एंड फॉर अ पर्सन's नेम टू बी अपडेटेड इन NRC 2018, he she has to furnish existence of name in legacy data and providing linkage with person whose name appears in the legacy data। तो बेसिकली क्या चीज़ है, अब क्योंकि इतना टाइम हो गया 1951 के बाद जो बांग्लादेश वॉर हुई, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो आए हमारे बांग्लादेश से। तो इसीलिए हुआ क्या कि जो असम है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो फॉरेनर्स थे उनकी गिनती बढ़ गई। तो जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इस चीज़ को रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने क्लॉज लाया 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग आए हैं उनको सिटीजन्स मान लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये कट ऑफ डेट रख दी सरकार ने। तो इसके बाद जो भी कोई आएगा उसको वापस भेजने की बात थी। बेसिकली उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अब करना क्या होगा, दोबारा से एक NRC बनाई जाएगी, NRC 2018 जैसे अभी बनाई गई थी लेटली। तो इसमें होगा क्या कि जो भी लोगों का नाम उस लेगेसी डेटा यानी कि जो पहले वाली NRC 1951 वाली NRC में है वो इंडियन सिटीजन्स माने जाएंगे, या फिर अगर कोई पर्सन अपनी लिंकेज प्रूव कर दे उस पर्सन से जिसका नाम लेगेसी डेटा में है ऑलरेडी, तो उसको भी इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। तो इसके लिए आप वही जो जो तो पहली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डेटा, तो वो आप कैसे प्रूव करेंगे? या तो आपके पास कोई लैंड रिकॉर्ड्स हैं या फिर लीज है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपका नाम लिखा है, या कोई कोर्ट केस का ही आपके पास प्रूफ है अपना, तो भी आपको मान लिया जाएगा लेगेसी डेटा में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जिनका भी नाम उस डेटा में है उनका वो प्रूफ लगाकर आपको अपना जो भी आधार जो वोटर ID कार्ड है, एपिक कार्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है जी, एंड या फिर कोई और जो भी वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, वो आप उनसे जो अपनी लिंकेज प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। एंड NRC जो अपडेट की जा रही है वो की जा रही है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग इसको अपडेट किया जा रहा है। एंड ऑल्सो जो रूल्स फ्रेम किए गए थे ड्यूरिंग द असम अकॉर्ड, तो डिफरेंट इन द सेंस दैट ओनर्स टू प्रोवाइड प्रूव सिटीजनशिप लाइज विद द सिटीजन। तो ये क्यों एक डिफरेंट क्राइटेरिया है हमारे जो नॉर्मल गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव्स होते हैं उनसे क्यों अलग है ये? क्योंकि इस बार जो हमारा सिटीज़न है उसके ऊपर पूरी लायबिलिटी है, उसको प्रूव करना है कि वो सिटीज़न है इस कंट्री का, रादर देन कि गवर्नमेंट ऊपर से उनके लिए कुछ टॉप डाउन अप्रोच करके उनको इनेबल कर रही है कि वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव कर रही। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर सिटीज़न के ऊपर पूरा ओनस है कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो इंडिया का शहरी है।
नेक्स्ट हमारे पास है आफ्सपा। तो आफ्सपा के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आफ्सपा के अंडर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ ऐसे अनअब्रिज्ड पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि एक तो इट गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो एक डिस्टर्ब्ड एरियाज नाम की जो भी चीज़ होगी जहाँ पर आफ्सपा लगाया जाएगा, वहाँ पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की स्पेशल पावर है। एंड उनको अथॉरिटी है कि वो जो भी कोई गैदरिंग है 5% से ज़्यादा उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड फायर आर्म्स के ऊपर बैन लगा सकती है आर्म फोर्सेस जो इंचार्ज है उस टाइम पे, या फिर किसी भी प्रेमिसाइज में जाके विदाउट अ वारंट सर्च कर सकते हैं, या फिर अरेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी पर्सन को विदाउट अ वारंट। ठीक है जी। एंड ये जो भी अरेस्टेड पर्सन होगा इसको लोकल पुलिस स्टेशन में दे हैव टू कीप हिम। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसके बारे में जान लेते हैं। इसको डिक्लेयर किया जाता है बाय अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा एक्ट। तो जो आफ्सपा है उसके अंडर सेक्शन 3 के अंडर नोटिफिकेशन देगा तो वो डिक्लेयर हो जाएगा डिस्टर्ब्ड एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ये, या फिर ये गवर्नर ऑफ द स्टेट कर सकते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी यूटी का वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी पूरी स्टेट को या यूटी को, या फिर उसके किसी पार्ट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब्ड एरिया होने के बाद ही जो आफ्सपा है वो लगाई जा सकती है। एंड प्रेजेंटली जो आफ्सपा है वो इफ़ेक्टिव है इन नागालैंड, असम, मणिपुर एंड कुछ पार्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के एंड जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है जी। एंड त्रिपुरा ने इससे विड्रॉ कर लिया था 2015 में, एंड मेघालय ने किया था 2018 में। तो मेघालय लेटेस्ट जो एग्जिटर है इस एक्ट का। आगे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है RBI के रिजर्व्स के बारे में। तो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। रिजर्व्स बेसिकली आर इन्वेस्टेड मेनली इन फॉरेन एंड इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गोल्ड। तो जो रिजर्व्स RBI के होते हैं, जो भी पैसा RBI इकट्ठा करता है वो हम देखेंगे कहाँ से करता है। तो वो यूजुअली इन्वेस्ट करता है RBI या तो फॉरेन या फिर इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं GSECs, उनमें या फिर गोल्ड में। एंड जो प्रोमिसरी नोट्स यूजुअली जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो क्या होती हैं, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो इंटरेस्ट बेयर करते हैं, जो ये गवर्नमेंट्स पैसे बोरो करती हैं RBI से उसके लिए। तो प्रेजेंटली RBI के पास कुछ 566 टन्स ऑफ गोल्ड है, एंड फॉरेक्स एसेट्स हैं जो कंबाइंड होकर बनाते हैं 77% ऑफ RBI's असेट्स। तो 77% असेट्स तो RBI के यहीं से आ रहे हैं, गोल्ड एंड फॉरेक्स से। एंड दो जो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं या फंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं RBI के रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट है एक CGRA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिगेस्ट इनफैक्ट शेयर है जो RBI के रिजर्व्स हैं उनका। तो जो CGRA है ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी दैट RBI होल्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो जो भी फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स है, एंड गोल्ड है जो RBI होल्ड करता है इंडिया के बिहाफ के ऊपर, वो इस अकाउंट में रखा जाता है, अकाउंट किया जाता है। तो इसको ना नोशनल भी बोलते हैं। नोशनल कैसे कि अभी तक RBI के हाथ में भी वो कैश नहीं बोल सकते हम, या जो भी हमें करेंसी की हम बात कर रहे हैं वो हाथ में नहीं है RBI के। लेकिन क्योंकि गोल्ड है सपोजिटली इतना 566 टन वाला गोल्ड जो पड़ा है, तो इसकी नोशनल वैल्यू है कि प्रेजेंटली अगर मैं मान लूँ कि गोल्ड की कीमत 30,000 है, तो 30,000 इंटू 566 ये अकाउंट किया जाएगा कि इतने रिजर्व्स पड़े हैं RBI के पास। तो लेकिन नोशनल कैसे है कि कल सपोजिटली ये 30,000 से कम होकर 10,000 रह गई जो गोल्ड की कीमत है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारे रिजर्व्स होंगे RBI के वो कम हो जाएंगे। तो ये नोशनल है कि आज इतना मेरे पास है, कल मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, मेरी क्वांटिटी फिर भी उतनी पड़ी है लेकिन फिर भी मेरी जो कीमत है वो कम हो गई। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी भी, जो डॉलर है या जो भी करेंसीज हैं जिनमें RBI रखता है अपने रिजर्व्स, यूरो हो गया या येन, तो उनकी जैसे जैसे कीमत बढ़ती कम होती रहती है, RBI के रिजर्व्स अकॉर्डिंगली बढ़ते कम होते रहते हैं। एक है हमारे पास कंटिजेंसी फंड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज जो अराइज होती हैं फ्रॉम RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस। तो दो तरह के इंपॉर्टेंट फंड्स हैं। कंटिजेंसी फंड है जो अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बना के रखा है, एंड एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस का जो भी कोई ऐसे उतार चढ़ाव होता है एक्सचेंज रेट में, तो उसके लिए बना के रखा है कंटिजेंसी फंड। तो इसका बेसिकली लिंक क्या है कि जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि RBI अपना सरप्लस जो है वो
गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि आज तो हमें दिख रहा है, क्योंकि जो भी आज की मार्केट वैल्यू की कीमतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि आरबीआई के पास कुछ 400 बिलियन डॉलर्स का जो भी फंड है। लेकिन कल को ये हो सकता है कि जब प्राइसेस डिप कर जाएं या गोल्ड की वैल्यू डिप कर जाए तो ये जो रिजर्व्स की वैल्यू है वो भी डिप कर जाएगी। तो ये नोशनल है, तो इसीलिए आरबीआई का कहना है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि नोशनल बेसिस के ऊपर ही गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दें, जिसके लिए बाद में पूरा खामियाजा जो है वो सारे देश को भुगतना पड़े। ठीक है जी। एंड आरबीआई के बारे में दो चार और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आरबीआई कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करता। तो बेसिकली करता क्या है कि जो भी अपना उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद जो सरप्लस होता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है जी। एंड आरबीआई इनकम आती कहाँ से है? मेनली थ्रू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो उसके पास पड़ी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स की। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 एक टर्म कॉइन की थी मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में, टू रिप्रेजेंट वो वाली इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन अनरिलायबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया के केस में एफडीआई एफआईआई के ऊपर हमारी नज़र बनी रहती है हर टाइम, तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर। तो इसलिए ये 5 कंट्रीज़ थी ओरिजिनली, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। इनको फ्रेजाइल 5 का नाम दिया गया इस ग्रुपिंग को, क्योंकि इनकी अनड्यू जो डिपेंडेंसी थी ऑन अनरिलायबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अनरिलायबल क्यों? क्योंकि जो 2013 के अराउंड का 2008 से बेसिकली इसके बाद का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो क्योंकि जो यूएस था वो रिसेशन से गुजर रहा था, तो बहुत सारे वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे वो दे गॉट अट्रैक्टेड टवर्ड्स जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ थी उनकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे। तो अकॉर्डिंगली जब उसके बाद उस जो हमारा फेडरल रिज़र्व है यूएसए का, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने स्टार्ट किए, तो उन लोगों ने इंडिया से पैसे निकाल कर या जो भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ थी उनसे पैसे निकाल कर वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जो हमारी अनड्यू जो डिपेंडेंसी थी ऑन दीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वो हमें फ्रेजाइल 5 में पुश करने लग गई। लेकिन इंडिया ने फिर भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया इन सिचुएशंस को कंपेयर टू द अदर नेशंस, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड स्पेशली टर्की। टर्की का तो 2018 में भी अभी प्रेजेंटली एक बड़ा क्राइसिस होके रखा है, जो लीरा क्राइसिस है, टर्की जो टर्किश करेंसी है उसका। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। एंड जो ये फ्रेजाइल 5 है इसको स्कोर किया जाता है ऑन 6 करेंसी फैक्टर्स। तो ये ऐसा नहीं कि ये कंट्रीज फिक्स्ड ही हैं, कई बार जैसे इंडिया लेटली बाहर आ गया था, लेकिन अब दोबारा से बोला जा रहा है कि इंडिया हैज़ एंटर्ड दैट फ्रेजाइल 5 वाला फेज़। तो इससे पहले कतर एंड पाकिस्तान, इनको इस ग्रुपिंग में शामिल कर लिया गया था एंड इंडिया केम आउट ऑफ इट। तो 6 फैक्टर्स हैं। एक तो करंट अकाउंट बैलेंस देखते हैं ये उसके बाद देखते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट रेशियो कितनी है, कि क्या आपके पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं कि आपने जो बाहर से कर्जा उठाया हुआ है आप उसको पे बैक कर पाएंगे। एंड फॉरेन होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो बाहर जो भी फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स की कितनी होल्डिंग है आपके पास, कितना आपकी करेंसी एक्सटर्नली स्ट्रांग है वो देख रहे हैं। एंड यूएस डॉलर डेट कितना है आपके ऊपर, इन्फ्लेशन महंगाई कितनी है आपकी कंट्री में, एंड रियल रेट डिफरेंशियल कितना है। तो इन बेसिस के ऊपर 6 फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर जो फ्रेजाइल 5 है उनको देखा जाता है। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।